आज हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री। हिस्ट्री के अंदर हम करेंगे, जैसे आपने लिखा हुआ दिख रहा होगा, मगध साम्राज्य। ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्यों है बच्चों? क्योंकि इसके अंदर से ही हमारी हिस्ट्री यहाँ से ही स्टार्ट मानी जाती है। पहले वंशों की बात की जाती है, इम्पोर्टेंट वंशों की बात की जाती है, उसके बाद हमारा हिस्ट्री स्टार्ट हो जाता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं मगध साम्राज्य। पहले इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, फिर इसकी डिटेल्स हम आगे पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं मगध। तो आपको क्या याद रखना है, जो मगध है, मगध साम्राज्य है, उसके अंदर 7 वंशों के बारे में पढ़ाया जाता है। कितने वंशों के बारे में पढ़ाया जाता है स्टूडेंट? 7 वंश। सबसे इंपॉर्टेंट जो वंश माना जाता है उसको हम बोलते हैं मौर्य वंश। क्या कहा जाएगा? मौर्य वंश। मौर्य वंश हमारी हिस्ट्री के लिए, हमारे एग्जाम के लिए, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन अदर भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मौर्य वंश, अब मौर्य वंश हमें पता लग गया इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम पढ़ेंगे पहले मौर्य वंश से पहले 3 वंश, और मौर्य वंश के बाद 3 वंश। इस तरह से हम कह सकते हैं मौर्य वंश में 7 वंशों का राज रहा। क्लियर है? तो उनको समझते हैं। तो सबसे पहला वंश माना जाता है हर्यक वंश। ठीक है। सेकंड वंश है, पहले हम वंशों को समझ लेते हैं, शिशु नाग वंश। उसके बाद आता है नंद वंश। नंद वंश को समाप्त करके मौर्य वंश की स्थापना हुई थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। क्लियर है? तो हमारे 3 वंश पहले हैं, कौन कौन से? हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। फिर आता है हमारा मौर्य वंश। अब बात करते हैं मौर्य वंश के बाद हमारे कितने वंश हैं? 3 हैं स्टूडेंट्स। अब हम 3 वंशों के बाद वालों को पढ़ेंगे। वो कौन से हैं? शुंग वंश। शुंग वंश। शुंग वंश के बाद आता है कण्व वंश, और कण्व वंश के बाद आता है सातवाहन वंश। इस तरह से हम नोट कर सकते हैं कि हमारे कितने वंश हैं मगध साम्राज्य में? 7 वंश हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? मौर्य वंश है। और मौर्यों से पहले कितने हैं? 3 वंश है। और मौर्यों के बाद कितने हैं? 3 वंश है। तो कह सकते हैं ये तराजू बन चुकी है मगध साम्राज्य के लिए। हमारे माइंड में एक मैप तैयार हो जाएगा मगध साम्राज्य के लिए कि हमको कौन कौन से उन वंश के बारे में उसमें जानना है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, इधर हम लिखेंगे इनके संस्थापक और इधर लिखेंगे अंतिम राजा कौन से थे। तो या प्रतापी राजा कौन से थे पहले, वो इधर आ जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड हम क्या लिखेंगे? उनके जो अंतिम राजा थे जहां से वंश समाप्त होता है। तो सबसे पहले देखते हैं हर्यक वंश के अंतिम पहले राजा माने जाते हैं ज्ञात राजा बिंबिसार। कौन माने जाते हैं? बिंबिसार। हो सकता है किसी बच्चे के दिमाग में एकदम से गया हो कि ये पढ़ रखा है कहीं, नहीं हो सकता है कि आपने बिंदुसार समझ में आया हो। ये बिंदुसार नहीं है, ये बिंबिसार है। बिंबसार भी बोल देते हैं इसको। क्लियर हो गया? ये बिंबसार या बिंबिसार है। हर्यक वंश का पहला प्रतापी राजा माना जाता है। इनसे ही मगध साम्राज्य आगे बढ़ना स्टार्ट हुआ, इसका विकास हुआ। कैसे समझ सकते हैं हम? क्योंकि मगध साम्राज्य का वर्णन मिलता है महाभारत काल में भी। आजकल आप महाभारत देखते होंगे तो उसमें भी समझ में आता होगा कि मगध साम्राज्य की बात हुई है।
कैसे हुई है? जैसे वहाँ पर एक नाम है जरासंध, मगध नरेश जरासंध, जिसके साथ भीम के साथ क्या होगा, उसका मल्लयुद्ध हुआ और जिसमें भीम ने उनको मार दिया। क्लियर है? तो इसका मतलब महाभारत काल में भी मगध ने अपने विकास की कोशिश की थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन उसके बाद मगध साम्राज्य एक विशाल साम्राज्य के रूप में स्थापित होता है। क्लियर है? उसी को हम क्या कहेंगे, तो उसका प्रतापी राजा कौन था? बिंबिसार। क्वेश्चन आ जाता है बिंबिसार किसका वंशज माना जाता है? तो जरासंध का वंशज माना जाता है बिंबिसार। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट राजा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पर नाम है अजात शत्रु। बिंबिसार का लड़का था अजात शत्रु। अजात शत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी और गद्दी पर बैठ जाता है। इस तरह से पिताओं की हत्या करने वाला वंश भी कहा गया है, इसलिए इस वंश को क्या बोलते हैं हम स्टूडेंट? पितृ हंता वंश भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? पितृ हंता वंश भी थे। क्लियर है क्या? तो कई बार क्वेश्चन आता है पितृहंता वंश के नाम से कौन सा वंश जाना जाता है? हर्यक वंश। पहला ज्ञात वंश कौन सा हमारा? हर्यक वंश। ये हिस्ट्री से हमें सीखने को मिल रहा है कि यहाँ पर ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं थी। हमें बताया जाता है कि हमारे बड़े बताते हैं, पूर्वज बताते हैं कि पहले बहुत अच्छा टाइम था। हमारे दादाजी बताते हैं बहुत अच्छा टाइम था, हमारे पिताजी कहते हैं हमारा बहुत अच्छा टाइम था। इसका मतलब हम ही खराब टाइम में पैदा हुए? ऐसा नहीं है। हिस्ट्री के अंदर स्टार्टिंग से ही ऐसी व्यवस्थाएं, जहाँ राज नाम आ जाता है वो शब्द जुड़ते ही सभी रिश्ते नाते खत्म हो जाते हैं एक किस्म से। यहाँ पर राज के लिए पिता की ही हत्या की जा रही है और हमारे बड़े बताते हैं कि पहले अच्छा था, भाई को भाई देखकर खुश था, लेकिन यहाँ पर हमें कुछ ऐसा नहीं मिल रहा है। तो इस तरह से भी हम जान सकते हैं। हर्यक वंश को क्या कहा जाता है? पितृहंता वंश। क्यों? क्योंकि एक से तो नहीं होगा, आगे चलकर क्या होता है, अजात शत्रु का बेटा था उदयन, इन्होंने अपने पिता अजात शत्रु की हत्या कर दी। तो इस तरह से ये कहा जाता है इतिहास में ये पितृहंता वंश है। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो आगे बढ़ते हैं, इनको हम बाद में देखेंगे, तो थोड़ा थोड़ा हमें समझ में आ ही गया होगा। हर्यक वंश के अंतिम राजा माने जाते हैं नागदशक। क्लियर हुआ स्टूडेंट? कौन माने जाते हैं? नागदशक। नागदशक की हत्या की शिशुनाग ने और शिशुनाग वंश की यहाँ से स्थापना हो जाती है। ये इनके अमात्य थे और इनकी हत्या कर देते हैं। क्वेश्चन आता है पितृहंता वंश को समाप्त करने वाले कौन थे? तो पितृहंता वंश को समाप्त किया था किसने? शिशुनाग ने। क्लियर हुआ? कैसे याद रखें? नागदशक, नाग, नाग यानी कि एक बड़े सा नाग, उसको एक छोटे से नाग ने डस लिया, खत्म कर दिया, तो शिशुनाग। नागदशक की हत्या कौन करता है? शिशुनाग। और इस तरह से शिशुनाग क्या करेगा? शिशुनाग वंश की स्थापना करेगा। इस वंश का प्रतापी राजा माना जाता है काला शोक। क्लियर हो गया? यह अशोक नहीं है, यह काला शोक है। इस तरह से भी हम इसको याद रखेंगे। पहले व्यक्तित्व के बारे में थोड़ा थोड़ा दिमाग में डालें और फिर हम धीरे धीरे उन चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि हम क्या करते हैं, किताब उठाई पढ़ना स्टार्ट कर दिया, माइंड मैप नहीं बनाते भाई मगध साम्राज्य में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, कौन कौन से व्यक्तित्व आएंगे, किन के बारे में हमें जानना जरूरी है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। तो ये व्यक्तित्व पर हम आज वीडियो बना रहे हैं, उनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा जानेंगे। काला शोक तो किस साम्राज्य से संबंधित है? मगध साम्राज्य से। क्वेश्चन आ जाता है काला शोक का वंश कौन सा है? तो शिशुनाग वंश का है काला शोक, जिसके टाइम पर द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। अजात शत्रु जो पहले आया हर्यक वंश का, उनके टाइम पर प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी स्टूडेंट।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात आ जाती है शिशुनाग वंश का अंतिम शासक या राजा कौन था। तो यहाँ पर हम क्या है देखेंगे, कौन था, नंदीवर्धन। नंदीवर्धन कौन था, नंदीवर्धन था। नंदीवर्धन की हत्या कर देता है महापद्म नंद। कौन कर देगा, महापद्म नंद, और नंद वंश की स्थापना हो जाती है। तो किस वंश की स्थापना करेंगे, ये नंद वंश की स्थापना कर दी जाएगी स्टूडेंट, ठीक है। तो ये नंद वंश के संस्थापक हो जाते हैं, और इस वंश में सिर्फ 2 ही राजा रहे हैं। तो अंतिम थे धनानंद। अंतिम कौन थे, धनानंद। धन से ज़्यादा लगाव रखने वाले, बहुत सारे टैक्स लगाने वाले, और इस तरह से जनता को तंग कर देते हैं और ये सारी व्यवस्थाएं खराब हो जाती हैं। यहीं पर हमें मिलेंगे, देखने को मिलेगा चाणक्य। चाणक्य का करैक्टर आएगा। कौटिल्य भी कहते हैं, जिन्होंने कौन सी किताब लिखी थी स्टूडेंट, अर्थशास्त्र। मौर्य वंश पूर्ण रूप से अर्थशास्त्र पर डिपेंड है, तो इसके बारे में भी जानना जरूरी है। आजकल काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से भी उठते हैं। तो चाणक्य ने कौन सी किताब लिखी, कौटिल्य, अर्थशास्त्र। और चाणक्य को ही कौटिल्य भी कहा गया है। जैसे ही आप पॉलिटिकल साइंस के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर पॉलिटिकल साइंस की किताब में लिखा होता है अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य। हिस्ट्री की किताब में लिखा होता है अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य थे। सही नाम था इनका विष्णुगुप्त। सही नाम क्या था इनका, विष्णुगुप्त था। इस तरह से विष्णुगुप्त को ही चाणक्य या कौटिल्य कहा गया। क्यों कहा गया, क्योंकि अर्थशास्त्र के अंदर 2 चीजें बताई गई। एक तो कौन सी, भाई राज कैसे हासिल किया जाए। तो राज कैसे हासिल किया जाए उसको नाम दिया गया था, उसको हेडिंग दी गई थी चाणक्य नीति, ठीक है। और राज हासिल हो जाए तो उसको राज को कैसे चलाया जाए ताकि जनता विद्रोह ना करे, पड़ोसी राज्यों से हमारे कैसे संबंध हो ताकि वहाँ पर आक्रमण ना हो और युद्ध की स्थिति ना बने, तो उसको बोलते थे कौटिल्य नीति। क्लियर है, तो इसलिए इनका नाम पड़ गया चाणक्य या कौटिल्य। तो कुछ इनसे सीखने आते थे। ये क्या थे, आचार्य थे, तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। तो वहाँ पर ये पढ़ाते थे इस अर्थशास्त्र को, और जो नए राजा बनने थे, राजकुमार थे, वो चाणक्य नीति सीखने आते थे, और पुराने राजा भी वहाँ पर पढ़ने आ जाते थे। तो वो क्या सीखते थे, वो कौटिल्य के बारे में जानते थे, कौटिल्य नीति के बारे में जानते थे। आचार्य जी का नाम क्या था, विष्णुगुप्त था, और इस तरह से वो चाणक्य के नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध हुए। और धनानंद के साथ इनका 36 का आंकड़ा था। इनकी पोजीशन आपस में सही नहीं थी, इनके विचार नहीं मिलते थे। इस तरह से धनानंद और चाणक्य की खींचातानी हुई, और जिसके कारण आगे चलकर चंद्रगुप्त मौर्य राज स्थापित करेंगे, मौर्य वंश चाणक्य की सहायता से। लेकिन ऐसा टाइम क्यों आएगा, कब आएगा, वो थोड़ा सा सोचने का यहाँ पर आपको विषय मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि हम सोच सकते हैं कि अचानक राज कैसे परिवर्तन हो, क्योंकि एकदम से कोई भी व्यक्ति आकर राजा कैसे बन सकता है, कैसे राज पलटी किया जा सकता है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य तो कहीं के राजा थे नहीं। चाणक्य एक आदमी कैसे राज, इसका मतलब जनता तंग थी, जनता राज हटाना चाहती थी, नए राजा को बिठाना चाहती थी। तो कोई ना कोई तो कारण बना हुआ। तो हम स्टार्टिंग से ही कहते हैं कि हिस्ट्री से जो भी क्वेश्चन आते हैं आज के टाइम पर जीए के रूप में आते हैं, तो उन जीए को समझना तो कारण को समझना होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, भारत पर आक्रमण हो जाता है सिकंदर के द्वारा। सिकंदर ने आक्रमण कब किया, 326 ईसा पूर्व में, ठीक है। उस समय भारत का राजा कौन था, क्वेश्चन आता है, धनानंद था। क्यों कहा जाता है, भारत छोटे राज्यों में भी बटा हुआ था, लेकिन सबसे बड़े साम्राज्य का
राजा कौन था? मगध का धनानंद। विशाल सेना किसके पास थी? धनानंद। तो लोगों को ये लगता था या माना जाता था कि भारतवर्ष पर अगर आक्रमण होता है तो सबसे बड़े राजा की जिम्मेवारी है बाह्य आक्रमण को रोकना, एक दूसरे का साथ देना। लेकिन धनानंद ऐसा नहीं करता है और सिकंदर का युद्ध हो जाता है पोरस के साथ। किसके साथ हो गया स्टूडेंट? पोरस के साथ सिकंदर का युद्ध हो जाता है और इस युद्ध में पोरस हार जाता है। ये युद्ध किस नाम से जाना जाता है? झेलम का युद्ध या हाइडे स्पीज का युद्ध या वित्तस्ता का युद्ध, ये सारे नाम हैं। क्लियर है? ये झेलम नदी के किनारे हुआ तो इसका नाम झेलम का युद्ध हुआ। यूनानी भाषा में, ग्रीक भाषा में इसको हाइडे स्पीज कहा गया, इसलिए इसका युद्ध का नाम हाइडे स्पीज था। और पुरानी जो हमारी वैदिक काल हैं उसमें झेलम का नाम विशस्ता था। क्लियर हो गया? तो इस तरह से ये युद्ध इस तरह से काम करता है और सिकंदर का आक्रमण हुआ और इस तरह से ये सारी व्यवस्था खराब हुई। तो आगे चलकर हम देखते हैं कि सिकंदर तो हालांकि वापसी चला गया था व्यास नदी से, लेकिन उस टाइम तक धनानंद से लोग खुश नहीं थे, नाराज थे, इसलिए उसका फायदा उठाया और चंद्रगुप्त मौर्य, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि इस वंश की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य वंश की स्थापना हो गई। क्लियर हुआ? इस वंश में ही हमें मिलेंगे अशोक, सम्राट अशोक। तो काफ़ी सुनहरा टाइम होगा हमारा, काफ़ी यहाँ कुछ पढ़ने को मिलेगा, काफ़ी क्वेश्चन आपको मिलते हैं यहाँ से। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक जो है वो अशोक अपने आप में सम्राट संपूर्ण अशोक हैं, उनको वंश लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए कई बार क्वेश्चन आ जाता है अशोक किस वंश के थे? तो अशोक किस वंश से थे? मौर्य वंश से थे अशोक। एक किस्म से थोड़ा सा याद रखने के लिए क्या याद रख लें, अशोक के दादाजी थे चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक हुआ? तो महान दादा का महान पोता साबित होता है, महान सम्राट साबित होता है। ये अखंड भारत का निर्माण करते हैं। तो अखंड भारत की जो व्यवस्था आती है यहीं से आती है और लेकर कौन आता है? ये कॉन्सेप्ट किसका था? चाणक्य का। इस तरह से दोनों ही चाणक्य नीतियों पर काम करते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन बाद में अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया, जिसकी वजह से केंद्र शक्ति कमज़ोर हुई और धीरे धीरे मौर्य वंश का भी अंत हुआ। लेकिन बहुत लंबा टाइम है। अंतिम राजा कौन थे? बृहदर्थ। अंतिम राजा कौन थे? बृहदर्थ। बृहदर्थ की हत्या की थी पुष्यमित्र शुंग ने। किसने की? पुष्यमित्र शुंग, ये इनके सेनापति थे। यहाँ से ब्राह्मण वंश स्टार्ट होता है, पुष्यमित्र शुंग, और किसके संस्थापक बन जाते हैं? शुंग वंश के संस्थापक हो जाते हैं। तो कई कारण हैं यहाँ पर, धार्मिक कारण भी है, क्योंकि बौद्ध धर्म किसको अशोक के वंशज किसको बढ़ावा दे रहे थे? बौद्ध धर्म को। ब्राह्मण धर्म का विनाश हो रहा था। तो इस तरह से ब्राह्मण वंश भी आए राज्य के रूप में, राजा बन के सामने आए और इनको पुष्यमित्र शुंग को 84,000 स्तूप तोड़ने वाला कहा जाता है। स्तूप क्या है? जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो 84,000 स्तूपों को तोड़ने वाला कहा गया है। क्लियर है? और इनके अंतिम राजा कौन थे? तो यहाँ पर देवभूति। अंतिम राजा कौन थे? देवभूति। देवभूति की हत्या कर दी वासुदेव। देवभूति की हत्या कौन करते हैं? वासुदेव।
वासुदेव और कण्व वंश की स्थापना कर देते हैं। तो कण्व वंश का राज्य रहेगा, 10 राजा आएंगे, लेकिन ज़्यादा इतिहास में इनके बारे में नहीं पता है। क्यों? और इतिहास में उन चीज़ों को पढ़ा जाता है जो काफ़ी इफ़ेक्टिव हों, जो काफ़ी इतिहास में अपना ऐतिहासिक कार्य करके गए हों। जो सीधा राह चला के चल जाते हैं उन्हें कोई ज़्यादा याद नहीं करता। ठीक है, आपको कहाँ याद है कि 10 साल मनमोहन सिंह ने राज किया? मोदी का राज सबको याद रह जाता है, बच्चे बच्चे को याद है। तो इस तरह से ज़्यादा परिवर्तन हो रहे हैं, ज़्यादा प्रोग्राम आ रही हैं या कोई ऐसा बदलाव आ रहा है तो उन चीज़ों को याद किया जाता है। सिंपल वे से चलाने वाले को इतिहास भी याद नहीं करता। क्लियर है? तो ये थे वासुदेव और इनके अंतिम राजा थे सुशर्मा। ठीक है, अंतिम राजा कौन थे? सुशर्मा। और सुशर्मा की हत्या कर देते हैं सिमुक। सुशर्मा की हत्या कौन करेंगे? सिमुक। और इस तरह से सातवाहन वंश स्थापित हो जाएगा। यहां से बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है क्या कि ये मगध की राजधानी जो पाटलिपुत्र होती है, बिहार के अंदर है आज पटना के रूप में, वहां से ये राजधानी ट्रांसफर कर लेते हैं प्रतिष्ठान। कहाँ लेंगे स्टूडेंट? प्रतिष्ठान, महाराष्ट्र में। मतलब ये पश्चिम की तरफ चले गए, उत्तर भारत यहाँ पर क्या हो जाएगा? खाली, केंद्र शक्ति कमजोर। तो हर छोटा राजा या सामंत अपने आप को राजा घोषित करने की कोशिश करेगा, वहाँ पर उस स्पेस को, राजा के स्पेस को भरने की कोशिश करेगा, और इस तरह से हमारे आपस में रिश्ते जो है आसपास के क्षेत्रों के खराब हो जाएंगे, हम आपस में लड़ना स्टार्ट कर देंगे, मतलब एकता की कमी होगी। मैं आपको आगे बता रहा हूँ कि आगे क्या पढ़ना चाहिए। एकता की कमी होगी, इसी से स्टार्ट हो जाते हैं विदेशी आक्रमण। क्लियर हो गया? तो हम यहाँ पर फिर विदेशी आक्रमणों के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन अभी हमने सिर्फ क्या पढ़ा है? मगध और उसके वंश। मगध और उसके वंश पढ़े हैं, और कुछ थोड़ा बहुत जाना है हर्यक वंश के बारे में, शिशुनाग वंश के बारे में, नंद वंश के बारे में। धीरे धीरे हम क्या करेंगे? एक एक वंश को उठाएंगे और अलग अलग उनको पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि हमें याद हो जाए। आज की वीडियो के अंदर आपने क्या देखा कि मगध के 7 वंश और उनके संस्थापक हैं। यहाँ पर सिकंदर की भी एंट्री होती है। तो इस तरह से ये एक बहुत बड़ा पोजीशन बनेगी, बहुत बड़ी व्यवस्था बनेगी, और उसको हम समझेंगे। अगला चीज हमें पता लग गया कि आगे हमें क्या पढ़ना है? विदेशी आक्रमण। विदेशी आक्रमण में कौन होंगे? इंडो ग्रीक, शक, कुषाण। तो इस तरह से आगे में एक सीक्वेंस मिलेगी। क्लियर है स्टूडेंट? तो आज हम इसको यहीं समाप्त करते हैं, और अगले सेशन के अंदर हम फिर मिलेंगे एक एक वंश के साथ। तो जुड़े रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।